चलो दोस्तों शुरू करते हैं कर्ज से छुटकारा। अमर चित्र कथा के दोस्तों टिंकल से ली गई कहानियाँ हैं, अच्छी कहानियाँ हैं, ध्यान से सुनना। राम सिंह बहुत चिंतित था। अगर आज मैंने महाजन का कर्ज चुकता न किया तो वह मेरी सारी ज़मीन हथिया लेगा। ओ अब मैं क्या करूं? वास्तव में यह कर्ज राम सिंह के दादा ने लिया था। असल कर्ज सिर्फ 50 रुपये का था, पर ब्याज चढ़ते चढ़ते अब 500 रुपये का हो गया था। सोचना बेकार है, पैसा चुकाने का कोई रास्ता नहीं सूझता। उसी समय दीनदयाल भी शहर की ओर जा रहा था। वाह, कोई गंवार आ रहा है, इसके साथ थोड़ी ठिठोली कर लूं। नमस्ते चौधरी, शहर जा रहे हो? हाँ, जा तो रहा हूँ। महाजन से यह कहने कि मैं उसका कर्ज नहीं चुका सकूंगा। वह शायद मेरी सारी ज़मीन जब्त कर लेगा, मगर कर भी क्या सकता हूँ मैं। चाचा घबराओ मत भाई, सब ठीक हो जाएगा। चलो चिंता छोड़ो, आओ रास्ता काटने के लिए एक दूसरे को कहानियाँ सुनाए। सुझाव तो अच्छा है, पर एक शर्त है, चाहे कहानी बढ़िया हो या बेतुकी, हम दोनों में से कोई भी झूठी न कहे। जो कहेगा उसे दूसरे को 500 रुपये देने पड़ेंगे। असल में दीनदयाल भी राम सिंह से यही शर्त कहना चाहता था। मंजूर है, तो पहले मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ। ठीक है, सुनाओ। मेरे दादाजी बेहद अमीर थे। वे कई जहाज़ों के मालिक थे। उनका कई जगहों पर व्यापार चलता था। वाह क्या बात है। एक बार समुंदर पार की एक यात्रा में उन्हें बड़ा फायदा हुआ। वे बेशकीमती चीज़ें लेकर लौटे। इन चीज़ों में शुद्ध सोने का एक पुतला था, जो पूछने पर किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता था। बहुत लोग उस अजीबो गरीब पुतले से प्रश्न पूछते आए। उनमें से एक तुम्हारे दादाजी भी थे। उन्होंने पूछा, इंसानों में सबसे बुद्धिमान कौन है? मेरे मालिक, और कौन? और सबसे बेवकूफ़? बेशक तुम। हा हा। वहाँ खड़े सब लोग तुम्हारे बेवकूफ़ दादाजी पर काफ़ी देर तक ज़ोर ज़ोर से हंसते रहे। सच, बिल्कुल सच। दीनदयाल कहता गया, मेरे पिताजी देश विदेश घूमने के शौकीन थे। अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने कई अद्भुत चीज़ें देखी थी। एक दिन उनका सामना एक भीमकाय मच्छर से हुआ। उसने उन्हें निगलने के लिए अपना मुंह खोला। मच्छर के मुंह में मेरे पिताजी ने एक विशाल महल देखा। महल के एक छज्जे पर उन्हें बेहद खूबसूरत राजकुमारी दिखी। तब उन्होंने देखा कि एक गंवार आदमी राजकुमारी पर हमला करने ही वाला है। यह तुम्हारे पिता थे। मेरे पिताजी ने फौरन राजकुमारी के बचाव के लिए पहुंचे। जोरदार संघर्ष के बाद उन्होंने तुम्हारे पिता को हरा दिया और उन्हें अपना गुलाम बना लिया। मेरे पिताजी राजकुमारी को साथ लेकर गांव लौटे। शीघ्र ही उन्होंने उससे विवाह कर लिया। पर तुम्हारे पिता अब भी गुलाम के रूप में हमारी चाकरी करते हैं। तो कहानी यह थी, मेरी कहानी। इस पर विश्वास है तुम्हें? हाँ हाँ, 100%। अब राम सिंह की बारी थी। मेरी कहानी इतनी रोमांचक तो नहीं है, पर है बिल्कुल सच। मेरे दादाजी हमारे गांव के सबसे अमीर आदमी थे। जो भी उनसे मिलता उनके सलीकेदार कपड़ों और सूझबूझ भरी बातों से प्रभावित होता था। इसके अलावा वे ताकतवर भी बहुत थे। उनकी ताकत संकट के समय में बड़ी उपयोगी साबित होती थी। एक साल हमारे इलाके में भयंकर सूखा पड़ा। सारी नदियाँ और कुएं सूख गए। हजारों पशु पक्षी मारे गए। शीघ्र ही लोग भी मरने लगे। इस समस्या से निपटने की तरकीब मेरे दादाजी ने सोची। उन्होंने एक झटके में पूरे गांव और उसके आसपास के खेतों को हाथों में उठाया और वर्षा की तलाश में निकल पड़े। गांव को लेकर वे ऐसे स्थान पर गए जहां वर्षा हो रही थी। सूखी हुई जमीन पानी से नहा उठी। गांव वालों ने जल्दी से ज़मीन को जोता, बुआई की और भरपूर फसल उगाई। फिर मेरे दादाजी अपने इलाके में लौट आए और गांव को उन्होंने वापस अपनी जगह पर रख दिया। अब तक की मेरी कहानी पर विश्वास हुआ? बिल्कुल, सुनाते जाओ। हाँ, वह रही महाजन की दुकान। चलो वहाँ चलकर बैठते हैं। नमस्ते लाला जी। नमस्ते राम सिंह। मेरे ख्याल से तुम अपना कर्ज चुकता करने। जी हाँ, इसलिए आया हूँ।
हाँ तो आगे कहानी सुनो। कृतज्ञता में गांव वालों ने आधी फसल मेरे दादाजी को दे दी। फौरन दादाजी ने अनाज की दुकान खोल ली। उन दिनों तुम्हारे दादाजी बहुत गरीब थे। मेरे दादाजी ने ग्राहकों को अनाज तौल कर देने के लिए उन्हें नौकर रख लिया। तुम्हारे दादाजी मूर्ख तो थे ही, अक्सर गलतियां करते और मेरे दादाजी उनकी खूब धुनाई करते। जब सारा अनाज खत्म हो गया तो मेरे दादाजी ने तुम्हारे दादाजी को बर्खास्त कर दिया। पर जाने से पहले तुम्हारे दादाजी ने कर्ज के तौर पर 50 रुपये मांगे। मेरे दादाजी ने उदारतापूर्वक दे दिए। न तुम्हारे दादाजी ने कर्ज चुकाया, न तुम्हारे पिताजी ने, न तुमने। सच कहते हो चौधरी, एकदम सच। अब वह 50 रुपये की रकम चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 500 रुपये हो गई है। बिल्कुल सच। अब चूंकि तुमने महाजन के सामने मान ही लिया है कि तुम मेरे कर्जदार हो, सो मेहरबानी करके वे 500 रुपये इन्हें दे दो ताकि मैं कर्ज से बरी हो जाऊं। नहीं, तुम्हारी कहानी झूठी है, सरासर झूठी है। तो फिर जैसी शर्त तय हुई थी उस हिसाब से 500 रुपये दे दो। है नहीं, यह क्या चालाकी है। दीनदयाल को राम सिंह को पैसे देने ही पड़े। यह लीजिए, अब कृपा करके मेरे बंधक पत्र लौटा दीजिए। ज़रूर। खुशी से फूलता हुआ राम सिंह महाजन की दुकान से बाहर आया। रही दीनदयाल की बात, उसने कान पकड़ लिए कि आगे से गांव के लोगों को मूर्ख नहीं समझूंगा। लालची दामोदर। बहुत पहले राजस्थान के एक गांव में दामोदर नामक आदमी रहता था। आह, कैसी शानदार तरकीब सूझी, पहले क्यों नहीं सूझी थी। उसने अपनी चमड़े की मस्क में पानी भरा और अपने गांव के पश्चिम में फैले रेगिस्तान की ओर चल दिया। जब मैं वापस लौटूंगा तो मेरी मस्क पानी की जगह पैसों से भरी होगी। लगभग दोपहर को वह एक ग्राहक आ रहा है। मोटा आसामी भी लगता है। आह, गला सूख रहा है, पानी दोस्त, थोड़ा सा पानी पिलाओगे। देखिए, रेगिस्तान में पानी से बढ़कर कीमती चीज़ तो कोई होती नहीं। अगर आप इसकी कीमत चुका दे तो मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। बहुत सस्ता श्रीमान जी, लोटे भर पानी का एक सोने का सिक्का, कितना कम है न। लालची कहीं का। मंजूर है, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मुझे अपना सारा पानी बेचना होगा। सच, मुझे भी मंजूर है। सोचा तक नहीं था कि सारा पानी एक साथ बिक जाएगा। पहले तो जनमी ने अपनी प्यास बुझाई, फिर दामोदर की मस्क का सारा पानी अपनी मस्क में भरवा लिया। कुल मिलाकर 10 लोटे पानी हुआ। हाँ, ये लो अपने 10 सोने के सिक्के, शुक्रिया। जब अजनबी जाने लगा, ऊँट पर चलोगे। खुशी से श्रीमान जी। मुझे लखीमपुर जाना है, वह मेरे रास्ते में पड़ता है। मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा, पर पहले एक लंबा चक्कर लगाने के बाद। ऐसा अमीर ग्राहक और घर तक की मुफ्त सवारी, मज़े आ गए। वे 3 घंटे तक चलते रहे। वो कितनी गर्मी है, मेरा गला सूख रहा है। और कितनी दूर है। यही कोई 6-7 मील दूर। 6 या 7 मील है भगवान, फिर तो मैं प्यास से मर जाऊंगा। श्रीमान जी अपनी मस्क से थोड़ा सा पानी पिलाएंगे। ज़रूर, पर तुम्हें तो पता है रेगिस्तान में पानी कितना कीमती। मैं आपको उसकी कीमत दूंगा भाई, पर मेरा भाव ज़्यादा है। एक लोटा पानी के सिर्फ 5 सोने के सिक्के। वह 5 सोने के सिक्के। और मेरी एक शर्त भी है, तुम्हें कम से कम 2 लोटे पानी खरीदना पड़ेगा। चाहे तो लो, न चाहो तो न लो, लेना ही पड़ेगा बाद में। लीजिए पूरे 10 सोने के सिक्के, शुक्रिया। अब अकल ठिकाने लगी बच्चू। मेरे पैसे भी वापस मिल गए और मेरे पास पर्याप्त पानी भी है। हा। तोते ने पाठ पढ़ाया। एक दिन एक बहेलिये ने एक तोता पकड़ा। आह, तुम्हारी अच्छी कीमत मिलेगी मुझे तोते राम। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम तो बोल भी सकते हो। वाह, मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हारे वारे न्यारे करा सकता हूँ। कैसे, पहले बताओ। पर पहले वादा करो कि बाद में तुम मुझे छोड़ दोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ।
सुनो, पहली स्वर्णिम सलाह यह है कि जो चीज़ अपने पास हो उसे कभी मत छोड़ो, और अगली, जो चीज़ अपने पास न हो उसका शौक मत करो। आह, कोई और सलाह? हाँ, एक और है, पर पहले मुझे आज़ाद करो। वह सबसे महत्वपूर्ण सलाह मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम मुझे छोड़ दोगे। ठीक है तो जाओ। ठीक है, लो जाओ। अब तीसरी सलाह क्या है? कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह सोचो। हा हा। क्या क्या? मैंने तुमसे बड़ा मूर्ख आदमी नहीं देखा। अगर तुमने मेरी सलाह पर अमल किया होता तो तुम मुझे यो गंवा न देते। क्या क्या मतलब? पहली स्वर्णिम सलाह क्या थी? जो चीज़ अपने पास हो उसे कभी मत छोड़ो, और फिर भी मैंने बेवकूफ़ों की तरह तुम्हें छोड़ दिया। और दूसरी सलाह क्या थी? दूसरी सलाह थी जो चीज़ आपके पास न हो उस पर शौक मत करो। तो मुझे खोने का दुख मत मनाओ। हाँ, ठीक कहते हो। और मेरी तीसरी सलाह याद है? हाँ, करने से पहले सोचो। बिल्कुल ठीक। तो दोस्त, अब समझे मेरा मतलब क्या था? मैंने तुम्हें जो सलाहें दी थी उन्हें हमेशा याद रखो, और तुम हमेशा स्वस्थ, प्रसन्न और संपन्न रहोगे। अलविदा। अलविदा बुद्धिमान तोतेराम, तुमने आज मुझे अच्छा सबक सिखाया। दो देहाती। गांव के दो लड़के अपने रिश्तेदार से मिलने शहर आए। यह रहा तुम्हारा कमरा, आराम से सो जाओ। और हाँ, सोने से पहले बत्ती ज़रूर बुझा देना, मैं चलता हूँ। ठीक है। बत्ती कैसे बुझाए? बड़ा आसान है, जैसे घर में बुझाते थे। अगली सुबह, अरे बल्ब अब तक जल रहा है। उठो भाई, नींद तो मज़े की आई न, पर मेरी समझ में नहीं आता कि रात भर बत्ती जलते हुए भी तुम सोए कैसे। हमने बत्ती बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन फूंक मारने पर बाल्टी भर पानी इस पर उलट देने के बाद भी यह बुझी ही नहीं। कालिया कुआ। आहा, मोटी ताजी गिलहरी। अरे चमटक, सुनो। हैं? बेवकूफ़, सारे किए धरे पर पानी फेर दिया ने। क्यों? मैं गिलहरी पकड़ने ही वाला था, पर तुम्हारी कृपा से वह भाग गई। ओ माफ़ करना गर, अगर इसकी खाल इतनी मोटी न होती तो मैं इसकी वह खबर लेता कि। मेरे साथ जरा नदी तट तक चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। दिखाने लायक तो है न? शिगरी, बेड़ा जिसके ऊपर सब्जियां रखी है, यही दिखाना चाहते थे तुम मुझे? हाँ, असल में यह खरगोशों को फंसाने की युक्ति है, खुसर फुसर। ही, क्या तरकीब है, तुमने खुद सोची है। हाँ चमटक, क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? नहीं भाई, लगे रहो अक्लमंदों के सरताज। मैं तो अपनी मांद में जा रहा हूँ, कुछ समय बाद आऊँगा। जब तुम आओगे तब तक मैं कुछ मोटे ताजे खरगोशों को पकड़कर बैठा आऊँगा। ही, आज इस आलसी राम को भी कुछ मेहनत करने दी जाए। मैं घर जाकर जरा झपकी लेता हूँ। और फिर छपाक। गड़ब गड़ब सिगरी। देखो किच्चू, गाजरे सलाद। आहा, चलो खाए। पर कमाल है, यो लगता है मानो खिसक रहे हों। हाँ सचमुच, यह तो डुबडुब है। यह दुष्ट हमें नदी के बीच ले जा रहा है। बचाओ बचाओ। ओ किच्चू मिच्चू फिर मुसीबत में है, इन्हें कैसे बचाऊं? वह रहा बबलू, पर जब तक मैं चालाकी से काम न लूं वह मेरी मदद नहीं करेगा। है बबलू, क्या तुम्हें पता है जंगल में सब तुम्हें बहुत कमज़ोर समझते हैं। अच्छा। हाँ, पर मुझे विश्वास नहीं होता। क्या तुम इस लकड़ी के लट्ठे को उठा सकते हो? आराम से। वाह, अब इसे ज़रा नदी में फेंक कर तो दिखाओ। धन्यवाद बबलू। अब मैं सबको बताऊंगा कि तुम कितने ताकतवर हो। हाँ ज़रूर बताना, मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम खराब हो। इस बीच, हे, अब तुम फंस चुके हो। बचाओ बचाओ, दूर हट दुष्ट, दूर हट। अरे डुबडुब, अभी तुमने नदी में कुछ गिरने की आवाज़ नहीं सुनी? हाँ सुनी तो थी। वह तुम्हारी मंगेतर लुबडुबित थी। वह डूब रही है, उसे बचाओ। क्या? घबराना नहीं लुबडुबी, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। हैं, यह तो लकड़ी का लट्ठा है। कालिया ने ज़रूर मुझे धोखा दिया है। हाँ, धोखा ही दिया है,
मगरमच्छ भी कहीं डूबते हैं क्या? वे तो रहते ही पानी में हैं। इस बीच चलो डूब डूब की योजना सफल हो गई हो तो पेट पूजा की जाए। पेट में चूहे कूद रहे हैं। गुर्र, वे तो बच निकले हैं। यह वही दाल भात में मुसरचंद कौवा है। इसने डूब डूब को फिर बेवकूफ़ बना दिया है। अब जरा यहाँ तो आ डूब डूब के बच्चे। चमटक बेहद गुस्से में है। बेहतर होगा कुछ समय नदी में ही रहा जाए। जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हो जाता मैं बाहर नहीं आने वाला। सुब्राय का इडली होटल। सुब्राय अपने पिता सुबर्णा शेट्टी और मां सुब्बी के साथ दक्षिण कन्नड़ जिले में एक छोटे होटल और उससे जुड़े घर में रहता था। उनका होटल राजमार्ग पर था और वहां यात्री जलपान करने लगातार आते रहते थे। रोज सुब्राय ग्राहकों को नाश्ता परोसने में पिता की मदद करता। लीजिए साहब 2 प्लेट इडली सांभर। धन्यवाद बेटा। पास ही पहाड़ी पर पार्वती माता का मंदिर था। सुब्राय मंदिर को स्वच्छ करने, दीपक जलाने और ताज़े फूलों से मूर्ति का श्रृंगार करने में पुजारी की मदद किया करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था पर एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई। सिगरी सुब्बी भी बीमार पड़ गई और होटल चलाना मुश्किल हो गया। जैसे यही काफ़ी न हो, उनके ही एक रिश्तेदार शंकर सेठी ने पास ही एक होटल खोल लिया और सारे यात्री वहां जाने लगे। सुब्राय को मजबूर होकर अपना होटल बंद करना पड़ा। एक रात वह भोजन करने बैठा ही था। खटखट, कौन हो सकता है? क्या चाहिए? भोजन बेटा, मुझे भोजन करा दे दो। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। हाँ हाँ दादी, यह लो। जीते रहो बेटा। गड़गड़ है। आप कौन हैं? मैं वही पार्वती माता हूँ जिसकी तुमने इतनी भक्ति के साथ सेवा की है। मैं तुम्हारी दयालुता से बेहद प्रसन्न हूँ। सुनो, पुरस्कार के रूप में मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। पहाड़ पर जाओ जहाँ नदी कैंची मोड़ लेती है। वहाँ पर एक बड़ के पेड़ के नीचे तुम्हें एक खरल और लोढ़ा मिलेगा। उन्हें यहाँ ले आना। जब भी तुम्हें इडलियों की ज़रूरत हो तो कहना प्यारे लोढ़े शुरू हो इसी पल, और इडलियाँ आने लगेगी। जब तुम कहोगे प्यारे लोटे रुक जा इसी पल, तो इडलियाँ आनी बंद हो जाएगी। जब तुम्हें सांभर या काफ़ी चाहिए हो तो बस इतना कहना, प्यारे खरल सांभर या काफ़ी ला इसी पल। विदा सुब्राय। सत सत प्रणाम पार्वती माता। अगली सुबह सुब्राय पहाड़ पर गया। शीघ्र ही आहा, वह रहे खरल और लोढ़ा, जैसा कि देवी ने कहा था। वह उन दोनों को घर ले आया। जो ही उसने वे जादुई शब्द बोले, अरे कमाल हो गया, अब मैं फिर से काम शुरू कर सकूंगा। सुब्राय ने फिर अपना होटल शुरू कर दिया और जल्दी ही व्यापार पहले की तरह चल पड़ा। खन खन। माँ, डॉक्टर की बताई सारी दवाइयाँ मैं ले आया हूँ। अब तुम जल्दी ही अच्छी हो जाओगी। और सचमुच सुब्बी ठीक हो गई। कुछ साल बाद सुब्राय का विवाह शंकर सेठी की बेटी ललिता से हो गया। पर शंकर सेठी सुब्राय की संपन्नता से मन ही मन ईर्ष्या करता था। ललिता से पता लगाना चाहिए कि सुब्राय की इडलियाँ मेरे रसोइये की बनाई इडलियों से ज़्यादा स्वादिष्ट क्यों होती हैं। वह अपनी बेटी के पास गया। बताती हूँ पिताजी, मेरे साथ रसोई में आइए। तो यह बात है, जादुई खरल और लोढ़ा। विश्वास नहीं होता। किसी तरह इन्हें हथियाना चाहिए। उसने अपने नौकर को बुलाया। सुनो, मैं जो कहूँ अगर वही करो तो 500 रुपये दूंगा। खुसर पुसर, समझ गए? अच्छी तरह काम हुआ समझिए। उसी रात नौकर सुब्राय की रसोई में चुपके से घुसा। सब सो रहे हैं। अच्छा है, मैं ये साधारण खरल और लोढ़ा जादुई खरल लोढ़े की जगह रख देता हूँ। हे। अगले दिन, नया दिन, धन कमाने का नया अवसर। प्यारे लोढ़े शुरू हो जा इसी पल। हैं? प्यारे लोढ़े शुरू हो जा इसी पल। प्यारे खरल शुरू हो जा इसी पल। अरे कुछ हो क्यों नहीं रहा? उधर शंकर सेठी के सामने भी यही समस्या थी। ये मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहे? क्यों न गांव के जादूगर को बुलवा ले, शायद वह इनसे काम करवा सके। सुझाव अच्छा है, फौरन जाकर उसे ले आओ। और फिर
मालिक, आपने मुझे बुलवाया और मैं चला आया। वह असल में तुम्हें करना यह है कि जादूगर ने अपना काम शुरू किया, पटोली पिटोली, पर कुछ नहीं हुआ। उसने फिर कोशिश की, अर्थेडो परथेडो, फिर भी खरल और लोडे ने काम नहीं किया। जादूगर गुस्से से लाल बबूका हो उठा। है यह ले। और फिर तो सर, अरे हाँ मेरा पैर, बचाओ बचाओ, ये तो पीछे पड़ गए। यह क्या है? शायद सेना के नए शस्त्र होंगे। शोरगुल सुनकर सुब्राय बाहर आया। ये तो मेरे खरल और लोडा हैं, रुक जाओ लौट आओ। पर सुब्राय को जादुई शब्द याद थे। दस्ते दस्ते तुरंत ठहर जाओ, खरल खरल फौरन रुक जाओ। सर, हो मैंने कान पकड़े। तो यह आपकी कारस्तानी थी। मुझे माफ़ कर दो सुब्राय, माफ़ कर दो। आप पिताजी को माफ़ कर दीजिए इन्हें। ठीक है ललिता, तुम्हारी खातिर मैं इन्हें माफ़ कर देता हूँ। धन्यवाद सुब्राय, धन्यवाद, तुम कितने अच्छे हो। सुब्राय ने अपने ससुर को घर ले जाकर उसके दुखते अंगों पर मरहम लगाई। हाँ, अब मैं ठीक हूँ, काफ़ी आराम है। हाँ अब ठीक है, काफ़ी आराम है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसा दामाद मिला। कुछ वर्ष बाद, सुब्राय, अब मेरे काम करने की उम्र नहीं रही। मेरा व्यापार भी अब तुम ही देखो। ये रही मेरे होटल की चाबियाँ। व्यापार अच्छी तरह संभालना। शुक्रिया ससुर जी। सुब्राय ने व्यापार बखूबी संभाल लिया। उसके खरल और लोडा अब और भी अधिक व्यस्त रहते थे, क्योंकि उन्हें एक की जगह दो होटल जो संभालने पड़ते थे। और समय के साथ सुब्राय का इडली होटल काफ़ी प्रसिद्ध हो गया। लोग दावे के साथ कहते थे कि पूरे दक्षिण कन्नड़ जिले में उससे बढ़िया इडली और कॉफ़ी कहीं और नहीं मिलती।